फाकरा को देखा तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसी रकम नहीं थी जिसे देखकर लगता कि उसके साथ बदकारी की गई है। बेटी को अब मैं सबसे छुपा कर रखती थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता या कोई भी देख लेता तो सबका जीना दुभर हो जाता। मैंने बहू से भी कहा था कि बात शोहर को ना बताए, जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं, क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं है। मेरी बहू मेरी बात समझ चुकी थी। उसने मुझसे वादा किया कि मैं बात किसी से नहीं करूंगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए हर वक्त डर सा लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में सुला दिया और खुद उसके कमरे में सो गई, ताकि पता तो चले कि कमरे में कौन आता जाता है, या फिर किसी ने बाहर से ही। मुझे उसके बिस्तर पर पड़े कुछ ही वक्त गुजरा था कि कदमों की आहट से सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मेरी बेटी के साथ बदकारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम फौजिया है। मेरी उम्र 22 साल थी जब मैं ब्याह कर ससुराल आ गई थी। मेरी 2 औलादें थी। पहली औलाद तो अल्लाह ने शादी के फौरन बाद दे दी, जो कि लड़का था, मगर मुझे बेटी का बहुत शौक था। शोहर कई बार मुझे बोल चुके थे कि ये तो अल्लाह की देन है, तुम परेशान क्यों होती हो? अगर हमारे नसीब में बेटी का प्यार हुआ तो बेटी मिल जाएगी, वरना जो अल्लाह को मंजूर। तुम हर वक्त रोती ना रहा करो, हर काम में कोई ना कोई मसलिहत छुपी होती है, हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो। रब के फैसलों पर यकीन रखना सीखो। मैं जब भी कभी बेटी का नाम लेती तो शौहर इस तरह मुझे समझाते थे। मैंने दूसरी औलाद के लिए बहुत मिन्नतें मुरादें मांगी थी। अल्लाह ने मेरी मुराद सुन ली थी और मैं हामला हो गई। इस वक्त मेरा बेटा 15 साल का था। पहली औलाद का इतना बड़े होकर दूसरी औलाद की खुशखबरी सुनना थोड़ा मायूब था, मगर मैं खुश थी। अभी मेरा दूसरा ही माह था कि घर में आग लग गई, तो कभी मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह पूरे 9 माह कोई न कोई बदशुगनी होती रहती थी। इस्लाम में बदशुगनी शुगन वगैरह हराम है, मगर इस्लाम को मानने वालों ने मेरे होने वाले बच्चे को बहुत से गलत नामों से नवाजना शुरू कर दिया। मुझे अल्लाह पर यकीन था कि ये तो सब तो नसीब का खेल है, वरना इस तरह कुछ नहीं होता। न ही कोई बच्चा या इंसान बदशुगन होता है। चूँकि गाँव के लोग में वही पुराने रस्म रिवाज और सोच पाई जाती है, इसलिए इनको यही सब कुछ लगता है। मेरे 9 माह मुकम्मल हो चुके थे। डिलीवरी का वक्त करीब था। डॉक्टर ने मेरे शौहर को हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वो वक्त मेरे शौहर पर क़यामत जैसा था। अल्लाह ने उनकी दुआएं सुन ली थी और चांद जैसी बेटी से मेरी गोद हरी हो गई। जब मुझे होश आया और शौहर ने ये खबर सुनाई तो मेरे पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा है। मेरी मन्नतें और मुरादें पूरी हो गई हैं। मैं चिल्ला काटने के बाद पहले अपने शौहर के पास गई और कहा कि मुझे बेटी की मन्नतें उतारनी है। उन्होंने कहा कि ये सब नहीं होता, देने वाला अल्लाह है, फिर क्यों उनके अलावा कहीं और जाकर शुक्र करें, जबकि शुक्र के लायक सिर्फ वही जात है। तुम तो शिर्क कर रही हो। ये बात सुनकर मैंने अपना सीना पीट लिया और कहा, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं शिर्क नहीं कर रही। मैं जानती हूँ देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह के वसीले बनाए हैं, उनका वास्ता देकर जब हम दुआ मांगते हैं तो उसे अपने नेक बंदों के सदके से पूरी करनी होती है। बाकी आपकी बिल्कुल बात बजा है। बेशक इस जात के अलावा किसी का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता, वही देने और लेने वाला है। मेरे शौहर जानते थे कि मैं उनसे नहीं जी सकती, इसे कहने लगी, ठीक है मैं मिन्नतें उतार दूंगा, मगर तुम घर पर ही रहोगी। तुमने मन्नत पूरी करनी है ना, वो उतर जाएगी ना। किसी भी दरबार पर तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है। मुझे यहाँ खाने से गर्ज थी, तुम्हें घुटलियाँ क्यों गिनती? इस पर राजी हो गई और शौहर से कहा, ठीक है आपकी जैसे मर्जी आप कर लें। मैंने अपनी बेटी का नाम फाकरा रखा था। मेरा बेटा सफदर अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था, मगर जब भी वो स्कूल से आता तो अक्सर गुमसुम रहता था। मैंने कई बार उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तो उसने कहा, स्कूल के बच्चे चढ़ाते हैं कि तुम 15 साल के हो चुके हो और तुम्हारे माँ बाप ने अब बेटी पैदा की है। जब सफदर ने मुझे ये बात बताई तो एक पल को मैं काम गई कि अपने बेटे को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। फिर कुछ सोचकर मैं उसके पास बैठ गई। मैंने उसे बताया कि बेटा ये तो अल्लाह की देन है और तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी बहन आई है जिसे तुम हर दुख सुख बांट सकते हो। मैंने उसे समझाया कि सफदर बेटा, अगर कल को मैं और तुम्हारे अब्बू इस दुनिया में ना रहे, तुम अकेले होगे, तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम लोगों से बांटते फिरोगे। उसने कहा, नहीं अम्मी। तो मैंने उसे मजीद समझाया कि बच्चे, तब तुम वो अपनी बात अपनी बहन से कर सकते हो, वो किसी को नहीं बताएगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी जैसे मैं रखती हूँ। अपनी बहनों के लिए भाई बहुत प्यारे होते हैं। सफदर मुतमईन हो चुका था, यानी उसे मेरी बात समझ आ चुकी थी। फाखरा से हम सब बहुत प्यार करते थे। वो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही थी, यूँ लगता था गोया जमीन पर चांद उतर आया हो। मैं रोज उसकी नजर उतारती थी। जब फाखरा 7 साल की थी तो एक दिन उसे बुखार हो गया। हमने पूरे गांव के डॉक्टरों से इलाज करवाते रहे, मगर उसे आराम न आया। तंग आकर गांव में एक माई थी जिसका नाम बहुत सुन रखा था। वो बच्चों को दम करती थी। मैं फाखरा को लेकर वहाँ गई तो माई मेरी बच्ची को देखते ही कहने लगी कि फौजिया, इसका चेहरा छुपा कर रखा करो, किसी दिन तुम्हारी ये बच्ची किसी अपने के हाथों तबाह हो जाएगी, छोटी उम्र में ये तुम्हारा मुंह काला कर देगी। शोहर उस वक्त साथ थे। वो फाखरा और मुझे लेकर फौरन घर आ गए और मुझे खूब डांटा कि मैं कैसे कैसे लोगों के पास उनकी बेटी को लेकर जा रही हूँ। इस माई की बात सुनकर मैं डर चुकी थी। मुझे अपनी बच्ची के नसीब से डर लगने लगा था। उसके स्कूल जाने और पढ़ने के दिन थे।
अम्मा की बात सुनकर मैंने उसे स्कूल भी जाने न दिया और घर बिठा लिया। मेरे शौहर ने इस बात पर खूब शोर मचाया, मगर मैं अपनी बात से एक इंच न हिली। फाखरा अब समझदार हो चुकी थी। उसकी उम्र 9 साल थी। वो अक्सर घर से बाहर खेलने के लिए जाती और घंटों आकर रोती कि बाहर बच्चियां उसका मजाक उड़ाती हैं कि वो अनपढ़ है। मुझे अपनी बच्ची का दुख समझती थी, मगर एक माँ होने के नाते मैं क्या कर सकती थी। सफदर ने भी बहुत जिद की थी कि मैं गलत कर रही हूँ। वो अपनी बहन को खुद स्कूल छोड़कर आया करेगा और लेकर भी आया करेगा, मगर मैंने इजाजत न दी। सफदर 24 साल का हो चुका था। बेटा जवान हो चुका था। उसने BA तक तालीम हासिल कर ली थी और शहर के सबसे बड़े दफ्तर में काम करता था। कई बार उसके रिश्ते घर आ चुके थे, मगर मुझे अभी वो छोटा सा सफदर ही लगता था। कई बार मुझे रिश्तेदारों में लोगों ने कहा कि बेटे की शादी जल्दी कर लो, वरना ऐसा ना हो कि वो बगैर बताए शहर में कहीं छुपकर शादी कर ले। ये बात सुनकर मैं डर गई थी। मैंने बेटे की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। जब सफदर को पता चला तो उसने कहा, अम्मी आप जब कहेंगी मैं कर लूँगा और जहाँ कहेंगी कर लूँगा। मेरे शौहर की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उन्होंने बेटे का रिश्ता गांव में ही तय कर दिया। लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने जब इसरार किया तो शौहर कहने लगे कि मैं अब जुबान दे चुका हूँ और लड़की अच्छी है, तुम्हारी खिदमत करेगी, सफदर को भी खुश रखेगी, तुम्हारी किस बात का डर है। फाखरा भाई की शादी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उस वक्त वो 9 साल की थी जब सफदर की शादी हमने कर दी और बुशरा को बहू बनाकर घर ले आए। बुशरा घरदारी में माहिर थी। वो शादी के 3 माह में वो हम सबका दिल जीत चुकी थी। मैं तो उसे दुआएं देते न थकती थी कि चलो अल्लाह ने इतनी सुगर बच्ची मेरे बेटे की दुल्हन बना दी। फाखरा हर वक्त भाई भाभी करती रहती। बुशरा के आने के बाद भी सफदर फाखरा को ज्यादा वक्त देता था जैसे शादी से पहले देता था। बुशरा इस बात का हमसे शिकवा नहीं करती थी, मगर मैं ये बात उसके चेहरे से पढ़ सकती थी। मैंने सफदर को ये बात समझाई कि बेटा इस बात का ख्याल रखो कि बीवी और बहन में कोई बात ना हो। तुम इसे ज्यादा वक्त देते हो और उसे कम। बेटे की शादी को 7 माह हो चुके थे, मगर मैंने नोट किया था जैसे मेरी बहू का अपने मैके आना जाना बहुत है। वो हर हफ्ते में 2-3 बार मैके का चक्कर लगा कर आती। जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैंने बहू को मना किया तो उसने कहा, अम्मी एक गांव में शादी करवाने का यही तो फायदा है, जब मर्जी अपने वालिदैन से मिलने चली जाऊं। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। बहू की बातचीत मुझे अब एक आंख न भाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। एक दिन मोहल्ले में किसी के घर महफिल थी तो मैं वहाँ चली गई। वहाँ मुझे एक औरत ने कहा, फौजिया तुम्हारी बहू बुशरा वडेरों के घर क्यों जाती है? तुम जानती नहीं हो वो लोग कितने खतरनाक हैं। पूरे गांव में उनकी दहशत है। तुम उसे मना क्यों नहीं करती? ये बात सुनकर मैं डर गई थी, क्योंकि बहू ने तो कभी वडेरों के घर जाने का जिक्र मुझसे किया ही नहीं था। घर आकर भी मैं ये बात सोचती रही, मगर मुझे कोई जवाब न मिला। फाखरा भी इन दिनों को चुप चुप सी रहने लगी थी। उसकी रंगत पीली पड़ने लगी थी। मैं बच्ची को देखकर परेशान थी और डॉक्टर के पास ले जाना तो बहू ने रोक दिया कि वैसे ही ग़िज़ा की कमी है। 7-8 दिन खालिस ग़िज़ा अपनी नंद को खिलाऊंगी तो देखना अम्मी कैसे ठीक होती है। मैं उसकी बात सुनकर मुतमईन हो गई थी। फाखरा को बहू पिछले 7 दिन से ताकत की ग़िज़ा खिला रही थी, मगर वो थी कि दिन ब दिन सूखकर कांटा बनती जा रही थी। मेरी बहू मुझसे पूछकर उसे अपने घर ले गई कि अम्मी इसका वहाँ दिल बहल जाएगा। मैंने भी बच्चे को इजाजत दे दी कि चलो ले जाओ। फाखरा तो चांद का टुकड़ा थी, मगर अब इसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये पहले वाली फाखरा है। दिन गुजरे जा रहे थे और इसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं आया। मैंने कई बार शौहर से इस बात का कहा तो कहने लगे, शहर ले चलते हैं। सफदर जिस दिन घर आता है, सफदर अब हफ्ते 10 दिन के बाद घर आने लगा था। दफ्तर में शायद काम बढ़ चुका था। फाखरा का जन्मदिन था। वो पूरे 10 साल की होने वाली थी। उसके जन्मदिन में 1.5 माह रह गया था। मैं और मेरे शौहर बहुत ज्यादा खुश थे, मगर फाखरा पहले की तरह अपने जन्मदिन का सुनकर खुश नहीं हुई थी। वो हर वक्त एक ही सिमत में घूरती रहती थी। कोई भी बात करे तो गायब दिमागी से काम लेती थी। कई बार मैंने देखा कि मेरी बहू से स्टोर रूम में ले जाती है और काफी देर बाद वहाँ से निकलती है। एक दिन जब मैंने बहू से पूछा तो कहने लगी, अम्मी मैं तो उसका ध्यान बटाने के लिए पुरानी चीजें दिखाती हूँ। मेरा दिल हर वक्त घबराता रहता था। फाखरा का पेट बड़ा होता जा रहा था। देखने वालों को लगता था जैसे वो हामला हो चुकी है और उसे 7वां-8वां महीना लगा है। फाखरा का फूला पेट देखकर मैं डर गई। मैंने बहू से कहा कि तुम बच्ची को अक्सर अपने घर ले जाती हो, वहाँ कुछ हुआ है क्या? उसने मुझे कहा कि आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। जब से इस घर में आई हूँ मैंने उसे अपनी बहन समझा है। मैंने ये बात उसे कहीं भी करने से मना किया था। फाखरा से कुछ पूछती तो वो बस खला में देखती रहती, कोई जवाब ही न देती। अगर ये बात घर से बाहर चली जाती तो न जाने पूरे गाँव में हमारी इज्जत की कैसी धज्जियाँ उड़ती। शोहर तो मुझे जिंदा ही गाड़ देते कि मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। मेहर और बहू उसे रात के वक्त छुप छुपा कर डॉक्टरानी के पास ले गए तो उसने देखते ही ऐसे राज का इंकशाफ किया कि मैं तो वही रह गई। उसे देखते ही मुझे बोल दिया कि आपकी बेटी हामला है और 1 आध माह तक ये बच्चा जन्मने वाली है। मुझे बात सुनकर सदमे में आ चुकी थी। मैंने डॉक्टरानी से कहा कि आप एक बार टेस्ट तो करें। मेरी बात पर वो गुस्सा हो गई। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है?
کیا ڈاکٹر آپ ہیں یا میں؟ کہا نا آپ کی بچی حاملہ ہے۔ پہلے دھیان نہیں دیتے، جب اولاد ایسے چاند چڑھاتی ہے تو ڈاکٹرز کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بات کہہ کر چلی گئی اور میں وہی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ فاخرہ کو میں اور بہو گھر لے آئے۔ اس کے بعد زیادہ تر وہ اسے کمرے میں ہی رکھتی۔ صفدر اس کا جب بھی پوچھتا میں جھوٹ بول دیتی اور اپنے شوہر سے بھی کہتی کہ وہ اپنی خالہ کی طرف رہنے گئی ہے، کچھ دن تک لوٹ آئے گی۔ بہو بہت خوش تھی کیونکہ صفدر اسے شہر لے کر جانے والا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اب ایسے میرا گزارا نہیں ہے، بشرا کو میں لے کر شہر جاؤں گا، کچھ دن بعد آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ میں تو رو رہی تھی کہ بیٹا بہو کو لے کر الگ ہو چکا ہے، اور فاخرہ میری اتنی خوبصورت بچی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں حاملہ۔ میں نے کئی بار فاخرہ سے سچ پوچھا مگر وہ غائب دماغی سے بات سنتی رہتی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ اسی دن سونے کے لیے لیٹی تو چھت سے مجھے وہ ماں یاد آ گئی جس نے فاخرہ کو بخار کا آرام کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھو ورنہ یہ اولاد میرا منہ کالا کرے گی۔ اس اماں کی بات بالکل سچ تھی۔ جس اولاد کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی وہی بڑھاپے میں میری خواری کا سبب بن رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میں بہو سے جھوٹ بول کر اس اماں کی طرف آ گئی۔ ہو سکتا ہے وہ میری مدد کرے اور کسی طرح میری جان اس مشکل سے نکل آئے، مگر مجھے اس کے ٹھکانے پر آ کر پتا چلا کہ وہ تو دوسرے گاؤں جا چکی ہے۔ بے دلی سے میں گھر لوٹ آئی اور بہو سے کہا کہ مجھے ڈاکٹرنی کے پاس لے چلو، ہو سکتا ہے وہی مدد کرے۔ میں اور بہو جب اس کے پاس آئے تو اس نے میری بچی کا بچہ ضائع کرنے سے منع کر دیا کہ یہ غیر قانونی کام ہے، اور دوسرا اس میں آپ کی بچی کی جان کو خطرہ ہے اور ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ میں پریشان حالت میں گھر آ گئی، سمجھ نہیں آتا تھا کہاں سے اپنی اولاد کی خوشیاں مانگوں۔ میں نے دوبارہ اللہ سے رو رو کر دعا کی اور ساتھ ہی منت مانگ لی۔ اس دن پھر اس اماں کی طرف گئی اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ گاؤں میں وہ مجھے آسانی سے مل گئی۔ جب میں نے اسے سارا قصہ سنایا تو اس نے مجھے ایک دوا دی کہ بچی کو پلا اور اس کے ساتھ ہی بچی کے بستر پر خود سو جانا، تجھے پتا چل جائے گا کہ تیری بچی کیسے حاملہ ہوئی ہے۔ فوزی، میں نے کچھ سال پہلے تجھے کہا بھی تھا کہ بچی پر دھیان رکھ، تو نے میری بات نہیں مانی، اب بھگت رہی ہے نا۔ میں گھر آ کر فاخرہ کو دوا پلا چکی تھی اور اسے بہو سے چھپا کر اسٹور روم میں سلا دیا اور خود جا کر اس کے بستر پر سو گئی۔ آدھی رات گزر چکی تھی مگر ابھی تک فاخرہ کی طرف دھیان تھا، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اور کل کو بیٹا بہو بھی شہر چلے جائیں گے۔ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں دم سادے لیٹی رہی تھی، کچھ ہی منٹ بعد کمرے میں دھواں پھیلنا شروع ہو گیا جو میرے دماغ کو چڑھا تو میں فوراً چونک کر اٹھی۔ اس وقت کمرے میں کون ہو سکتا تھا، مگر جو ہی میں اٹھی میری روح لرز گئی کیونکہ اس وقت کمرے میں کوئی اور نہیں، آدھی رات کو فاخرہ کی سگی بھابھی بشرا تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی میٹھی چیز تھی۔ میں غصے سے اسے پوچھنے لگی کہ تم یہاں فاخرہ کے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور یہ دھواں کس چیز کا ہے؟ میری بات سن کر وہ صاف مکر گئی، مگر میں جان چکی تھی کہ فاخرہ کی اس حالت کے پیچھے بشرا ہے۔ میری آواز سن کر صفدر اور میرے شوہر بھی وہاں آ گئے۔ بیٹے نے آتے ہی کمرے کی کھڑکیاں کھولی تاکہ دھواں باہر نکلے۔ اس کے ہاتھ سے میں نے کھانا لے کر پھینک دیا اور کہا سچ بتاؤ ورنہ اسی وقت اس گھر سے نکال دوں گی۔ کیا کرتی رہی ہو تم فاخرہ کے ساتھ؟ صفدر اور شوہر حیران تھے، مجھے کہنے لگے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں کرے گی ایسا؟ میں نے ان دونوں کو چپ کروا دیا اور کہا کہ سچ بتاؤ ورنہ اسی وقت گھر سے نکال دوں گی اور تمہارے ماں باپ کو تمہارے کرتوت بتاؤں گی۔ یہ سنتے ہی بشرا کہنے لگی کہ فاخرہ کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری بیٹی کی خوبصورتی سے جلتی تھی، اور یہی نہیں صفدر اور ہم سب فاخرہ کو چاند چاندنی کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اسے پسند نہیں تھا، وہ وڈیروں کے گھر میں فاخرہ کے لیے کوئی غلط دوا لینے جاتی تھی اور وہ دھواں روز رات کو اس کے کمرے میں کرتی جس سے فاخرہ بیمار پڑ جائے، اس کے جسم کے اعضاء نکارہ ہو جائیں، پھپھڑے پھول جائیں۔ مجھے اس عورت کی بات یاد آ گئی جس نے مجھے کہا تھا کہ اس نے کئی بار اسے وہاں جاتے دیکھا ہے، مگر میری بہو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ صفدر اپنی بیوی کے منہ سے یہ سب سن کر شدید غصہ اور غم کی حالت میں تھا۔ اس نے مجھ سے فاخرہ کا پوچھا تو میں نے اسے اسٹور کا بتایا۔ وہ اپنی بہن کو اسٹور روم سے جب لے کر آیا تو اس کے پھولے پیٹ کو دیکھ کر ڈر گیا، مگر وہ سچ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی نے کیا کچھ کیا ہے۔ حسد کی آگ میں اس نے میری معصوم بچی کی زندگی تباہ کر دی۔ صفدر نے بشرا کو گھر سے فوراً نکال دیا۔ میں اگلی صبح بیٹے کے ساتھ بچی کو ہسپتال لے آئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی کو کچھ زہریلا دیا جاتا رہا ہے جس سے اس کا جسم پھول چکا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ فاخرہ زیر علاج تھی اور شوہر کو لگتا تھا کہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، اگر وہ اس کو گھر کی بہو نہ بناتے تو آج ان کی بیٹی ٹھیک ہوتی۔ فاخرہ کا 2 ماہ سے علاج ہو رہا تھا اور میں اس ڈاکٹرنی کے پاس گئی جس نے بغیر ٹیسٹ کیے میری بیٹی پر تہمت لگا دی تھی اور اسے خوب سنایا کہ تم جیسے بے ضمیر ڈاکٹروں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اگر تم اس وقت ٹیسٹ کر لیتی تو شاید میری بچی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ڈاکٹرنی نے مجھ سے معافی مانگی۔ فاخرہ اپنی حالت دیکھ کر ڈر چکی تھی۔
جس کا اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا اور وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس اماں سے بھی فاقرہ کا علاج جاری رکھا تھا۔ میری بہو حسد کی آگ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے میری بیٹی کی معصومیت بھی نظر نہ آئی کہ 10 سال کی بچی سے اسے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتی تھی۔ میں اور شوہر بہو کو معاف کر چکے تھے، مگر میرا بیٹا اسے معاف کرنے کو راضی نہیں تھا۔ حسد رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور محبت تو کمانی پڑتی ہے جب بھی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح حسد اور بدلے سے ہم کبھی بھی کسی کا دل نہیں جی سکتے، بلکہ دلوں سے اتر جاتے ہیں، جیسے میری بہو اتر گئی تھی۔ اس کی غلطی کو ہم نے معاف تو کر دیا تھا، کیونکہ وہ میرے بیٹے کے بچے کی ماں بن چکی تھی، مگر دلوں میں آئی خلش کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اسے کبھی بھی کسی کا گھر برباد کر کے اس پر اپنے گھر کی بنیاد نہ رکھے۔